हेलो फ्रेंड्स। स्वर संधि और व्यंजन संधि के बाद में आज हम अगली कक्षा में पढ़ते हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि विसर्ग संधि में जब विसर्ग हटता है यानी कि जब संधि होती है तो विसर्ग की जगह 8 प्रकार के कार्य हो सकते हैं। ये 8 प्रकार के कार्य क्या है, या तो वहाँ पे विसर्ग रहे, या वहाँ पे अर्ध विसर्ग हो जाए, या वहाँ पे तीनों प्रकार के श हो, र ओ आ जाए, या फिर वहाँ से विसर्ग का लोप हो जाए। तो इस प्रकार के 8 प्रकार के कार्य हो सकते हैं। तो इनको हम देखेंगे विसर्ग संधि में अलग अलग प्रकार से। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रसंग, जिसमें विसर्ग के आगे पहला वर्ण, दूसरा वर्ण या तीनों प्रकार के श हों तब क्या होता है। तो देखेंगे जब विसर्ग के बाद में पहली पंक्ति का पहला या दूसरा वर्ण हो, अर्थात क या ख आए, विसर्ग के बाद में क या ख आए, तो इस प्रक्रिया में जब संधि होगी तो उस जगह अर्ध विसर्ग और विसर्ग दोनों प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। अगर विसर्ग के बाद में क या ख आए तो बाद में अर्ध विसर्ग और विसर्ग दोनों समान रूप से किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण है बालकः क्रीडति। अब यहाँ विसर्ग के बाद में क आया है तो यहाँ पे बालकः क्रीडति ऐसा कैसा भी लिखा जा सकता है, या बालकः क्रीडति अर्ध विसर्ग करके भी लिखा जा सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं क या ख के पहले अर्ध विसर्ग आता है तो उसे जिह्वा मूल्य कहा जाता है। तो इसलिए विसर्ग के बाद में क या ख आता है तो जिह्वा मूल्य और विसर्ग दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। इसी तरीके से यदि विसर्ग के बाद में प या फ आए, विसर्ग के बाद में प या फ आएगा तो वहाँ पर भी इसी प्रकार का कार्य होगा, एक बार विसर्ग और एक बार अर्ध विसर्ग। और हम जानते हैं कि प या फ के पहले जो अर्ध विसर्ग आता है उसे उपपदमानीय कहा जाता है। तो इसीलिए इसका उदाहरण देखते हैं, बालकः पठति। अब ये विसर्ग के बाद में प आया है तो एक बार तो यहाँ पे विसर्ग ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा बालकः पठति, और एक बार लिखा जाएगा अर्ध विसर्ग के रूप में, यह है बालकः पठति। इसी प्रकार से तपः फलम, तो इसमें भी एक बार विसर्ग के साथ विसर्ग के बाद फ आया है तो एक बार तो पूरा विसर्ग और एक बार अर्ध विसर्ग, दोनों रूप इसके बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है कि क या ख आए या प या फ आए तो विसर्ग और अर्ध विसर्ग दोनों यहाँ पे कार्य किए जा सकते हैं। तो ये होता है उपपदमानीय का काम कंप्लीट। इसके बाद में चलते हैं जब विसर्ग के बाद में च या छ आए। तो जब विसर्ग के बाद में च या छ आए तो ये तालव्य वर्ण है च या छ, इचु यशा नाम तालु। तो जब ये च या छ आए तो तालव्य श हो जाएगा विसर्ग के बाद में च या छ आने पे। देखो पुनः प्लस च, तो जब विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे श आ जाएगा, तालव्य श। तो ये तालव्य श जुड़ गया तो ये बन गया पुनश्च। समान रूप से जब विसर्ग के बाद में ट या ठ आता है तो मूर्धन्य श हो जाएगा, क्योंकि ये मूर्धन्य होते हैं ट या ठ। ऋतु रसा नाम मूर्धा से हम देखेंगे तो ये मूर्धन्य ट ठ आए तो विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा, मूर्धन्य श। और जब विसर्ग के बाद में त या थ आएंगे तो ये वाला स हो जाएगा। तो ये लतुलसा नाम दंता। तो जब ये दंतव्य वर्ण आ रहे त और थ तो ये दंतव्य से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे तीनों को। जब विसर्ग के बाद में च छ आए तो ये श, ट ठ आए तो ये श मूर्धन्य श, और त थ आए तो दंत्य स। इस प्रकार से इनके उदाहरण देखेंगे अब। तो ये देखो वृक्ष प्लस छादयति, तो विसर्ग के बाद में छ आ रहा है तो यहाँ पे ये वाला श हो जाएगा, तो ये हो गया वृक्षादयति। अब देखेंगे धनु प्लस टंकार, तो विसर्ग के बाद में ट वर्ण आ रहा है तो ट वर्ण में ये वाला श, तो ये हो जाएगा धनुष टंकार। इसी प्रकार से वृद्ध प्लस ठगति, तो ये ठ आ रहा है विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद वाला वर्ण देखना है। छ आएगा तो ये स, ट ठ आएंगे तो ये श, और त थ आएंगे तो ये स।
तो ये वृद्ध ठगती में वृद्धष्ठक्ति। और इसी प्रकार से देखेंगे नमः तस्य, तो विसर्ग के बाद में त वर्ण आ रहा है तो ये दंत्य से हो जाएगा, तो नमस्तस्य। तो इस प्रकार से हमने 5 प्रकार के 5 वर्गों के देख लिए। पहला वर्ग और 5वां वर्ग क ख आए और प फ आए तो विसर्ग और अर्ध विसर्ग दोनों समान रूप से होंगे, और जब ये च छ ट ठ और त थ आए तो तीनों स हो जाएंगे। अब देखेंगे जब विसर्ग के बाद में स आए, तीनों प्रकार के स, जब विसर्ग के बाद में तीनों प्रकार के स आए तो यहाँ पर भी दोनों प्रकार के कार्य होंगे। एक बार तो विसर्ग पूरा समान रूप से रहेगा, और एक बार जो स आ रहा है उस स्थान पर विसर्ग का हट के वही स दोबारा हो जाएगा। इसको देखेंगे जब विसर्ग के आगे श श स हो तो एक बार तो विसर्ग जैसा है वैसा ही रहेगा, और एक बार श श श जो श आ रहा है वही श हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। विकल्प से दोनों प्रकार के कार्य होंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, यशः शरीर, तो यश शरीर में ये श विसर्ग के बाद में ये श आ रहा है तो एक बार तो समान रूप से रहेगा यश शरीर, और एक बार यही वाला श आ जाएगा विसर्ग के स्थान पर यही श। तो ये देखिए यहाँ पे ये श आ गया, तो यश और बीच में ये श जुड़ गया और फिर शरीर, यश शरीर। तो ये दोनों कार्य समान रूप से होते हैं, इसलिए दोनों विकल्प इसमें सही माने जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे निहि श्वास, तो एक बार तो निहि श्वास और एक बार निश्वास, ये जो श आया है यही श दोबारा आ जाएगा विसर्ग के। जैसे द्वितीय शकार, तो विसर्ग के बाद में ये श आ रहा है तो एक बार तो विसर्ग रहेगा द्वितीय शकार है, और दूसरा इसका विकल्प बन जाएगा द्वितीय शकार, ये श आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये श था तो यही श आ जाएगा। जो श होता है वही श आता है बाद में। जैसे प्रातः स्मरणम, अब यहाँ दंत्य स है तो यहाँ पर भी दंत्य से ही आकर के जुड़ेगा, तो एक बार दंत्य से जुड़ गया प्रातः स्मरणम के बीच में वो जुड़ गया विसर्ग हट के, ये दंत्य से लग गया प्रातः स्मरणम, और एक बार हो गया यहाँ पे विसर्ग समान रूप से, तो ये दोनों रूप बनेंगे इसमें। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि जब ये पहला प्रकरण होता है जब विसर्ग के आगे पहला दूसरा वर्ण और श स स हो, तो पहला दूसरा वर्ण और श श स के प्रकरण में एक अपवाद है। उस अपवाद में ये है कि जब नम धातु, तिर और पुर, ये 3 धातुओं के आगे क ख और प फ आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो जाएगा। अब इसमें एक मुख्य बात ये है कि यहाँ पे चाहे नमः लिखा हुआ है चाहे नमस लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही होता है। विसर्ग आ भी सकता है और विसर्ग नहीं आए तो यहाँ पे ये स लिखा हुआ आ जाएगा। तो नमः आए चाहे नमस आए, इसी प्रकार से तिर आए चाहे तिरस आए, और पुरा आए या फिर पुरस आए, तो ऐसे स्थान पर इनके बाद में यदि क ख या प फ आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य से हो जाएगा। जबकि वास्तविकता में होना क्या चाहिए था, या तो विसर्ग होना चाहिए था या अर्ध विसर्ग होना चाहिए था। तो दंत्य से कैसे हो जाएगा, जैसे नमकार आ गया, यहाँ पे चाहे नमस लिखा हुआ आ जाए, नमस और फिर कार आए तो भी यही होगा, तो ये विसर्ग हट के यहाँ पे बन जाएगा दंत्य से, तो ये बन गया नमस्कार। इसी प्रकार से तिरकार, तो विसर्ग हट के स लग गया, ये बन गया तिरस्कार। पुरहकार का बन गया पुरस्कार, और नम फलम का बन गया नमस्फलम। तो यहाँ पे दंत्य से बीच में आ जाएगा विसर्ग हट के। और एक इसका अपवाद ये है कि यदि आवी, बही, दूह और परी, इन शब्दों में ई ऊ के बाद में जो ये स दिया हुआ है, ये जो आवी से, बही से, दुस और परिस, इन स के स्थान पर यहाँ पे मूर्धन्य श हो जाएगा, मतलब विसर्ग की जगह मूर्धन्य श हो जाएगा। ये समझ लीजिए आप, या तो विसर्ग आएगा या फिर ये स बना हुआ आएगा, तो आविस आए या आवी ही आए तो विसर्ग के स्थान पर ये श मूर्धन्य श हो जाएगा। जबकि आगे क ख या प फ हो, तो इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे आवी कार, तो यहाँ पे बन जाएगा ये वाला श, तो ये बन जाएगा आविष्कार है। फिर बही कार,
यहाँ बन गया बहिष्कार। दुह कर्म, ये विसर्ग की जगह लग गया श, दुष्कर्म। ऐसे परिकार, ये बन गया परिष्कार। इसी प्रकार जब इनका विच्छेद करेंगे, जैसे परिष्कार का विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे परिकार भी कर सकते हैं और ये परिस और कार्य दोनों रूप लिखा जा सकता है, क्योंकि ये आविस और आवी दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ये होता है हमारा विसर्ग के बाद में जब पहला दूसरा वर्ण हो और श हो। अब हम दूसरा प्रकरण देखेंगे जब विसर्ग के बाद में बचे हुए सारे वर्ण यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा और ह, य, व, र, ल और स्वर हों। जब विसर्ग के बाद में ये सब वर्ण है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ह, य, व, र, ल और स्वर हो, तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है इन सभी वर्णों में। मुख्य बात तो यही है कि ये 3, 4, 5 है या वरल है, ये सब वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ पे र हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं। रवे है गति, तो यहाँ विसर्ग की जगह पे र लग जाएगा, तो ये बन जाएगा जैसे रवे फिर र और गति, तो रवेर गति, तो ये बन गया रवेर गति। जब ये र आधा र आता है तो ये अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है इस प्रकार से, तो ये बन गया रवेर गति। इसी प्रकार से जैसे वायो घात है, अब ये चौथा वर्ण आ गया घ, तो ये चौथा वर्ण आ गया विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग बन जाएगा र, तो वायो और घात है। इसी प्रकार से जब विष्णु माया म आ गया, पांचवा वर्ण है तो वही र बन जाएगा, इसलिए बन गया विष्णु और माया। इसी प्रकार से शत्रुर हंति, गुरोर ज्ञाति, वायुर वाति, भानुर लुनाति, हरिर अवदत। अब जब ये देखेंगे हरि विसर्ग के स्थान पर बन गया र और फिर अवदत। अब जब र है और आगे अ है तो ये र में अ मिल करके ये पूरा र बन जाएगा, इसलिए ये ऊपर नहीं जा करके यहाँ पे पूरा र बनता है, ये बन गया हरिर वदत, हरिरवदत। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है हरिहि एति, तो इसमें भी विसर्ग के बाद में ये स्वर है तो ये र जो बनेगा, र में ये ए जुड़ करके ये बन जाएगा रे, पूरा र बन जाएगा, तो ये रेती, हरि रेती। और यहाँ पे भी र में ये ऊ जुड़ जाएगा, तो र में ऊ जुड़ेगा तो ये हरि रुवाच, तो ये बन गया हरि रुवाच। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है जब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर और है वर ल हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अब ये 3, 4, 5 का हो गया प्रकरण। अब आगे इसमें एक विशेष बात ये है कि जो सभी स्वरों की हमने बात की, यहाँ पर इन सभी स्वरों में अ को नहीं मानना है, अ के लिए एक अलग नियम है। ये 3, 4, 5 है वर ल है और सभी स्वर है, लेकिन यहाँ पे विशेष बात लिखी हुई है अ नहीं, स्वर में अ को नहीं मानना, अ के लिए अगला नियम है। तो अ के लिए अगला नियम क्या है, जब विसर्ग के बाद में अ आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अब र तो पहले भी हो रहा था, पिछली वाली जो हम देख रहे थे उसमें भी र हो रहा था, लेकिन यहाँ विशेष बात ये है कि ये जो र हो रहा है ना, ये र ऊ में बदल जाता है। जो र हो रहा था ना स्वर में, वो र इस वाली संधि में अ आए अगर आगे तो ये र बदल जाएगा ऊ में, इसलिए इसको उत्व संधि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये र ऊ में बदल गया। तो यानी कि जब विसर्ग के बाद में अ आए तो यहाँ पे विसर्ग प्लस अ आए तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया। अब देखिए कि जब यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया, इसके आगे भी अ है और पीछे भी अ है, तो ये जो अ है, ये अ और ऊ, ये दोनों मिलकर के अ प्लस ऊ मिलकर के जब संधि करेंगे तो हमने देखा था कि स्वर संधि में हमने देखा था अ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं, ये होती है गुण संधि। तो यहाँ पे गुण संधि का कार्य भी हो जाएगा उत्व संधि में। तो इसलिए ये विशेष ध्यान रखना है कि जब विसर्ग के बाद में अ आए, विसर्ग के बाद में अ आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग और विसर्ग के पहले वाला जो अ है वो मिलकर के ओ हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये बन जाएगा ओ।
आगे इसमें एक और विशेष बात है जिसे हम उदाहरण में देखते हैं, डायरेक्ट उदाहरण में समझाते हैं कि ये जैसे शिवः अर्च्य, ये उदाहरण है। तो शिव में जो विसर्ग है, विसर्ग का सबसे पहले र हुआ, जो हमने ऊपर संधि देखी, उस र का उत्व संधि से यहाँ पे उ हो जाएगा। तो ये हो गया शिव उ अर्च्य, ये उत्व संधि हो गई। अभी जो शिव का अ है और ये जो उ है, ये दोनों मिलकर के गुण संधि बनाएंगे, अ और उ मिलकर के ओ बना देंगे, तो ये हो जाएगी गुण संधि। अब ये बन गया शिव ओ अर्च्य। तो इसका एक रूप तो यही बन जाएगा शिव ओ अर्च्य, यानी कि शिवो अर्च्य, एक रूप तो यही हो गया। लेकिन हमने स्वर संधि के साथ में एक संधि और पढ़ी थी, पूर्व रूप। जब यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से बीच में अ आए तो उसको ऐसे ये आदेश कर देंगे, तो ये बन जाएगा पूर्व रूप करके, यहाँ पे बन जाएगा अ की जगह ये आदेश हो जाएगा। तो उसको भी करना जरूरी नहीं है। तो एक रूप तो ये बनता है शिवो अर्च्य, और एक रूप बनता है, इसको गायब कर देंगे यहाँ से, तो ये शिवोर्च्य। ये दोनों रूप बनेंगे। एक और उदाहरण से इसको देखते हैं। इसमें विशेष बात बस ये ध्यान रखनी है कि जब विसर्ग के बाद में अ आए, सिर्फ अ के लिए ये बात है विशेष, तो यहाँ पे जो र था वो ऊ में बदल जाएगा, और ऊ और अ मिलकर के गुण संधि करके ओ हो जाते हैं। यहाँ पे ओ हो जाता है। तो उत्व संधि में अंतिम रूप से तो ओ ही होगा, अंतिम रूप से तो ओ ध्यान रखना है, लेकिन पहले ऊ हो रहा था, शुरुआत इसमें ऊ से होता है, इसलिए इसको उत्व संधि कहते हैं। अंतिम रूप से ओ हो रहा है, ये ध्यान रखना है। और ओ के आगे जो अ है वो भी ये पर रूप आदेश हो जाएगा, ओ अ, इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखना है कि अंतिम रूप से ओ आदेश होगा। इसके लिए ये लिखित रूप में ये रहा कि जब अह विसर्ग के फिर उसके बाद में अ आए, यानी कि विसर्ग या स, जो विसर्ग की जगह स भी लिखा हुआ आ सकता है, कि पहले या बाद में ह्रस्व अ हो, तो ऐसी प्रक्रिया में क्या करना है, र के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। इसलिए इस कार्य को उत्व संधि कहा जाता है। इसमें यथा प्राप्त गुण संधि तथा पूर्व रूप एकादेश संधि का कार्य भी होगा। और विच्छेद के प्रसंग में प्राथमिकता स को देनी है। जब इसका विच्छेद करेंगे तो प्राथमिकता पर पहले स लिखेंगे और बाद में विसर्ग को लिखेंगे। जैसे कि कभी भी, जैसे यही उदाहरण था शिवो अर्च्य, तो शिवो अर्च्य में जब इसका विच्छेद करेंगे तो शिवस प्लस अर्च्य, तो इस वाले स को यहाँ पे प्राथमिकता देनी है, उसके बाद में करना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम। अब इसमें उदाहरण, ये और भी उदाहरण है, जैसे मन है अनुकूल है, तो मन में पे विसर्ग के स्थान पर र और र के स्थान पे ओ, ऊ। अब ये ऊ और ये मन का अ मिलकर के, ये दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा मनो अनुकूल। तो ये बन गया मनो अनुकूल। ये तो गुण संधि तक का प्रकरण हो गया। इसके बाद में पूर्व रूप हो के इस अ की जगह ये आदेश, तो ये मनो अनुकूल। तो इसको मनो अनुकूल, इसको लिख भी सकते हैं और इसको मनोनुकूल है ये भी लिख सकते हैं। तो ये लगाना आवश्यक नहीं होता। जैसे उदाहरण है मनस अनुसार है, तो मनस अनुसार में वो स का विसर्ग का ऊ और ये न का अ मिला करके ओ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मनो। सीधे सीधे यहाँ पे मनो बन जाएगा, तो मनो अनुसार है, तो ये मनो अनुसार है। इसी प्रकार से उदाहरण है अन्य, तो यहाँ पे भी अन्य का विसर्ग और ये मिलकर के यहाँ पे आखिरी में बन जाएगा अन्यो, ओ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अन्यो। तो अन्यो अन्य, या फिर अन्यो और ये आदेश करके अन्यो अन्य, दोनों रूप इसमें लिख सकते हैं। तो अंतिम रूप में ये ओ बनेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे मन है अनुकूल था, तो यहाँ पे विसर्ग की जगह पे ओ लग गया था, तो ये बन गया मनो अनुकूल है। ऐसे अन्य में भी यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, तो ये अन्यो अन्य है। ऐसे ही मनस अनुसार है, तो यहाँ पे भी मनो अनुसार हो जाएगा। अंतिम रूप में यहाँ पे ओ ही बनेगा।
तो ये हो गई उत्तु संधि। अब उत्तु संधि में ये तो कब हुआ, जब ये विसर्ग के बाद में आए। अब एक और रूप इसमें ये है कि यहाँ विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में हर्ष वर्ण आए। हर्ष में क्या, तीसरा चौथा पांचवा और हय वरल ये सब आए, तो भी र के स्थान पर ऊ करना है। ये तो कब था, जब विसर्ग के पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो, दोनों तरफ अ हो। और ये कब है, जब विसर्ग के पहले तो अ हो लेकिन विसर्ग के बाद में ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और हय वरल हो। ये सिर्फ बाद में सिर्फ अ के लिए था, ये हय वरल था। ये तो कब था ये बता दिया। और अंतर क्या है, इसमें तो र के स्थान पर ऊ हो रहा था और फिर ऊ और पहले वाला अ मिल करके ओ हो जाता था, जबकि इसमें ओ नहीं होगा। इसमें मतलब बाद में अ नहीं है तो इसमें ये आदेश नहीं होगा, यानी कि पर रूप संधि नहीं होगी, इसमें ये आदेश नहीं होगा। ये अंतर है। इसमें बाद में अ था तो यहाँ पे ये पर रूप आदेश हो जाता था इस अ का, ये अ इसमें चेंज हो जाता था, इसलिए ये ओ अ ये चेंज होता था। जबकि इसमें ये आदेश नहीं होगा, इसमें ये ओ पे ख़त्म हो जाएगी ये संधि, ये वाली। तो इसका सूत्र है हशी च, क्योंकि ये हर्ष वर्णों के लिए। तो इसका उदाहरण देखते हैं, मनः प्लस गति। तो यहाँ विसर्ग र में चेंज हुआ और र फिर ऊ में चेंज हुआ। और ऊ और ये मनस का मन है, जो ये मन का अ है, मन को कैसे लिख सकते हैं कि मन मन। और ये जो आखिर में आया विसर्ग के स्थान पर ऊ, तो ये अ प्लस ऊ मिलकर के यहाँ पे बन जाएंगे ओ, इसलिए ये बन जाएगा मनो। मनो और गति, मनोगति इस प्रकार से हो जाएगा मनोगति। तो ओ तो इसमें भी होएगा लेकिन इसमें पर रूप आदेश नहीं होगा, क्योंकि इसमें बाद में अ नहीं है। इस अ के स्थान पर जो ये पर रूप आदेश होता है ये वाला, ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें विसर्ग के बाद में हर्ष वर्ण है। तो ये दूसरा नियम। इसका एक और उदाहरण, जैसे शिरस वेदना, तो शिरस में वही यहाँ पे ओ हो जाएगा तो शिरो वेदना ये बन गया। इसको नियम रूप में देख लेते हैं कि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ हो तथा विसर्ग के बाद में हर्ष वर्ण हो, 3 4 5 हय वरल। तो इस प्रक्रिया में विसर्ग के स्थान पर हुए र के स्थान पर ऊ आदेश हो जाएगा और फिर गुण संधि तो होगी, यानी कि ओ आदेश होगा अंतिम रूप से। उदाहरण देखेंगे, जैसे रजस घत है, वही रज है घत है, तो ये विसर्ग के स्थान पर र और र की जगह ऊ, उत्तु संधि में ऊ हो रहा है, फिर ऊ रज के अ में मिल करके ऊ और अ मिल करके ओ हो जाएगा, तो इसलिए बन जाएगा रजो। तो ये रजो घात है। इसी प्रकार से यशस माया का ये बन जाएगा ओ, तो यशो माया। और आगे देखेंगे अधस लिखितम में स का ये बन जाएगा ओ, तो ये अधो लिखितम। ऐसे मनस रथ में ये स या विसर्ग का यहाँ पे बन जाएगा मनो रथ, तो ये मनोरथ। मनो यव मनोयव। इसी प्रकार से पुरस हितम, तो ये पुरो हितम। और तिरस भूतम में ये स का हो जाएगा तिरो भूतम। अब ये उत्तु संधि का एक अपवाद है। अपवाद कैसे, कि ये कुछ शब्द है, जैसे कि प्रातः, पुनः, प्रातर, पुनर्, अंतर, इनमें जो ये र दे रखे हैं ये इसमें मौलिक रूप से खुद में विद्यमान है। इन शब्द के साथ में रहे, ये वो र नहीं है जो विसर्ग के बाद में जो चेंज होने पे जो र बन रहा था, ये वो वाला र नहीं है। ये र इसमें मौलिक रूप में ये र मिलकर के ये शब्द हो रहा है। ये अंतर, अंतर ये पूरा एक शब्द है, अंतर, पुनर् और प्रातर। तो ये जो ये तीनों शब्द हैं, प्रातर, पुनर् और अंतर, इसमें र मौलिक रूप में है। अतः जो विसर्ग के स्थान पर जो र होता है वो वाला र नहीं है, इसलिए इन तीनों संधि में, इन तीनों में उत्तु संधि का कार्य नहीं होगा। जैसे कि प्रातर प्लस अपि, तो ये जो र है ये मौलिक रूप में यहाँ पे ये सिर्फ प्रातर अपि, प्रातर अपि, जो कि र हो रहा था, र प्लस अ, तो यहाँ पे बन जाएगा पूरा र, तो इसलिए बन गया प्रातरपि। इसे पुनर्अपि, तो ये र और अ मिलकर के बन जाएगा र, तो पुनर्रपि।
पुनरपि। फिर अंत और ये र में वे मिल करके बन जाएगा अंतर्वेदना, ये र ऊपर आ जाएगा अंतर्वेदना। ऐसे ये पुनः र ऊपर चला जाएगा, ल के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा पुनर्लिखितम। तो इस प्रकार से उत्तु संधि का कार्य होता है। ये उत्तु संधि का कार्य अ के संदर्भ में एक विशेष रूप में है, तो ये ध्यान रखना है। इससे पहले हमने देखी थी ये दूसरा रूप, और अब चलते हैं रलोप संधि की ओर। रलोप संधि है, इसका सूत्र है रो री। रलोप मतलब र का लोप। तो अब अंतिम जो हमने 8 प्रकार के कार्य देखे थे, विसर्ग के जो 8 प्रकार के कार्य होते हैं, उसमें एक बार विसर्ग, एक बार अर्ध विसर्ग, एक बार श, एक बार र और एक बार विसर्ग का लोप। तो ये है विसर्ग का लोप वाला। अब कैसे है कि यदि र के बाद र आ जाए, इधर भी र हो और इधर भी र हो, तो एक र का लोप हो जाएगा। ये बस केवल इतना सा ध्यान रखना है कि र के बाद र आ जाए तो पहले वाले र का लोप हो जाएगा, और उससे पहले जो भी ह्रस्व वर्ण है उसका दीर्घ आदेश हो जाएगा। जैसे अ है तो अ की जगह आ हो जाएगा, अ की जगह आ हो जाएगा। ई है तो ई की जगह दीर्घ ई हो जाएगा, और ऊ है तो ऊ की जगह दीर्घ ऊ हो जाएगा। इस प्रकार से दीर्घ आदेश हो जाएंगे र के पहले वाले पे। तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसका अंतरराष्ट्रीय। तो एक र का तो हो गया लोप, इस र का लोप हो गया क्योंकि र के बाद में आ गया यहाँ पे र, और इस र के पहले है यहाँ पे अंत में है अ। तो ये जो अ है, ये त में जो अ है उसकी बात है। जो त में जो अ है इसकी जगह आ हो जाएगा, इसलिए बन जाएगा अंता, और आगे जो राष्ट्रीय था उसका राष्ट्रीय। इसी प्रकार से देखेंगे अंतरराज्यम। अंतरराज्यम में अंत में भी यहाँ पे र है और राज्यम में यहाँ पे र है, तो इस र का यहाँ पे हो जाएगा लोप। इस र के लोप के बाद में इससे पहले जो अ था, इस अ का हो जाएगा दीर्घ आदेश, यानी कि अंता राज्यम। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखेंगे। निर्रस में र का हो जाएगा लोप और नी का हो जाएगा दीर्घ आदेश नी, तो ये बन जाएगा नी रस, तो नीरस। इस प्रकार से निरंध्र में ये वाला नी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नी रंध्र। फिर इस र का लोप होकर के नीरवा में बन जाएगा ये वाला नी और नीरव। ऐसे नी रोग, तो यहाँ पे सब में दीर्घ आदेश हो जाएंगे। इसी प्रकार से निर्रुक में भी दीर्घ नी हो करके ये र का लोप हो गया, दीर्घ नी और रुक, तो नीरुक। प्रातर राज्य में भी र का लोप और त के प्राता राजते, और पुनर्रचना में भी र का लोप और पुनः दीर्घ आदेश हो गया, तो यहाँ पुनः रचना, तो ये पुनः रचना। इस प्रकार से ये सभी दीर्घ आदेश हो गए और र का लोप हो गया। अब इसमें एक विशेष बात ये है कि यदि एक ही प्रसंग में उत्तु संधि और रलोप संधि दोनों कार्य हों तो सिर्फ हमें उत्तु संधि का ही कार्य करना है। उत्तु संधि इसमें श्रेष्ठ होगी, बड़ी उत्तु संधि, इसलिए उत्तु संधि का कार्य करना है, रलोप का नहीं करना। जैसे उदाहरण है यहाँ पे मनस रथ। अब मनस रथ में उत्तु संधि का भी कार्य हो रहा है कि यहाँ पे जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर र और र के स्थान पर ऊ, क्योंकि बाद में यहाँ आ रहा है र, इसलिए यहाँ तो उत्तु संधि का कार्य हो रहा है। जबकि रलोप संधि का भी कार्य हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मनर बन जाएगा, मनर और रथ, ये दोनों कार्य हो रहे हैं। र के बाद र आ गया, तो वो रलोप जो वाला था ना, रलोप, र का लोप करने वाला, वो इसमें नहीं करना। इसमें सिर्फ उत्तु संधि का ही कार्य करना है। तो यहाँ पे बन जाएगा मनो, जो हम ऊपर कर रहे थे, र का ऊ और फिर गुण संधि होकर के ओ, तो ये मनोरथ। इस प्रकार से बन जाएगा ये मनोरथ। ये इसका मेन मुख्य रूप हो गया। इस प्रकार से हमारी विसर्ग संधि के साथ में पूरी कंप्लीट संधि खत्म होती है। एक बार विसर्ग संधि को दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ थी इसमें विसर्ग के बाद में पहला दूसरा वर्ण हो। पहले दूसरे में भी अगर क ख प फ आए तो यहाँ पे विसर्ग और अर्ध विसर्ग दोनों हो जाएंगे, और च छ आए तो ये श, ट ठ आए तो ये श, और त थ आए तो दंत्य स, ये हो जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद में सभी प्रकार के स आए तो एक बार तो विसर्ग हो जाएगा और एक बार वही श हो जाएगा जो ये श दिए हुए हैं। जैसे ये श है तो यही श, समान रूप से स हो जाएगा, दोनों रूप बनेंगे।
फिर इसके बाद में हमने देखा इसके अपवाद थे नमस्तिरस्पुरस। इसमें नमस्तिरस्पुरस के बाद में जब क ख प फ आए तो यहाँ पे दंत्य सही करना है इसके स्थान पे। और यदि आविस बहिस दुस और परिस आए तो यहाँ पे मूर्धन्य सही करना है। इसी प्रकार से ये तो पहले दूसरे वर्ण के लिए था। अब जब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है वरल और स्वर आए तो यहाँ पे र करना है। लेकिन मुख्य बात ये थी कि इसमें अ को शामिल नहीं करना स्वरों में। अ के लिए अगला नियम है कि तीसरा चौथा पांचवा है वरल और बाकी के सारे स्वर अ के अलावा, तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर र करना है। और यदि अ आए, विसर्ग के पहले भी अ और विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो यहाँ पे ओ और ये पर रूप आदेश दोनों होगा। पहले तो ऊ बनेगा और ऊ के बाद में गुण संधि होकर के ओ हो जाएगा अंतिम रूप में। तो ये उत्तु संधि में, और विसर्ग के पहले तो अ और विसर्ग के बाद में हर्ष वर्ण हो तो यहाँ पे सिर्फ ऊ बनेगा। तो उत्तु संधि में ये ऊ ध्यान रखना है। बाकी गुण संधि तो आपको खुद को समझ में आ जाएगी। ऊ के पहले अ होगा तो यहाँ पे ओ अपने आप बना दोगे आप। तो ये हो गई। इसके बाद में इसका एक अपवाद था कि जो प्रातर, पुनर और अंतर, जो ये तीनों शब्द हैं, इसमें वास्तविक रूप में र होता है। ये र प्रक्रिया वाला र नहीं है, मौलिक रूप में ये र है। तो इसका ध्यान रखना है। और अंतिम संधि थी इसमें रलोप संधि, यानी कि र का लोप। जबकि र के बाद में र आए तो एक र का लोप करना है और इसके पहले वाले स्वर को दीर्घ आदेश करना है। ये संधि का हमारा प्रकरण होता है इस प्रकार से ख़त्म। और अब आपको यदि इनके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको अन्य टॉपिक भी पढ़ने हैं तो अन्य टॉपिकों के सभी वीडियो यहाँ पे इस पर अपलोड किए जा रहे हैं यूट्यूब पे। उन सब के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।